जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे आपका अपना जो NCERT का बुक है भूगोल, उस भूगोल के बुक का चैप्टर क्या है, कृषि। तो कृषि चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर पे पूरा का पूरा बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आपको अच्छा खासा नंबर जो है पूछने वाला है। तो सभी आंसर को ध्यान से देखें ताकि आपका जो भी बोर्ड का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए और आपको क्या मिले, अच्छे से मार्क्स मिल जाए। तो अगर मैं बात करूं, देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न प्रकार के कृषि का नाम बताएं। तो विभिन्न प्रकार के कृषि का नाम बताने के लिए बोला है। और देख सकते हो आंसर क्या है कि कृषि के प्रकार बात करें तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 प्रकार की कृषि देखने के लिए मिलेगी हमारे भारत में। तो ये 5 प्रकार की कृषि क्या है, पहला देख सकते हो क्या है, आत्मनिर्भर कृषि। दूसरा क्या है, झूम या स्थानांतरित कृषि। तीसरा है रोपण कृषि। चौथा है गहन कृषि। और पांचवा क्या है, शुष्क तथा आर्द्र कृषि। तो इन पांचों कृषि के बारे में आपको जानना है कि आखिर ये सब क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो आप देखोगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आत्मनिर्भर कृषि की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। या अथवा में देख सकते हो कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्भर जो कृषि होता है वो क्या होता है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों मैं बता दूं तो जो भी हमारा मॉडल सेट इस बार का मैंने बनाया है उस मॉडल सेट में इसका क्वेश्चन जो है आया था ये क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने इसका आंसर जो है यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आपने ऑलरेडी जो भी मॉडल सेट है उसमें आपने देख ही लिया होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वो उसका आंसर जो है नहीं दिया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि हस्तांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। यह जो हस्तांतरित कृषि है उससे क्या तात्पर्य है, यह भारत के किन क्षेत्रों में की जाती है अथवा इसी को क्या कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि। तो ये जो हस्तांतरित कृषि है मेरे दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो क्वेश्चन आपका हस्तांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है या भारत के किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, और क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि कर्तन दहन कृषि से आप क्या समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का तो देख सकते हो क्या, देख सकते हो तो आंसर क्या है, आप देख सकते हो कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जब एक स्थान की भूमि की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है तो किसान उस स्थान की भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान की भूमि को साफ कर वहां पर खेती करते हैं। तो कृषि की इस प्रणाली को हस्तांतरित कृषि या कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लो कि ये वाला भूमि है, मैंने इसमें 4-5 साल तक मैंने खेती करी। तो 4-5 साल के बाद क्या होगा कि ये जो खेत है इसकी जो उपज है वो घट जाएगी। तब मैं क्या करूंगा, मैं इस क्षेत्र को छोड़कर तब मैं क्या करूंगा, इस क्षेत्र में अपना कृषि में करने लगूंगा। तो यही पूरा का पूरा क्या है, कर्तन दहन कृषि जो है कहलाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आपका ऐड किया था, आप देख सकते हो कि ये जो हस्तांतरित कृषि है वो भारत के किन क्षेत्रों में, क्या कहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में की जाती है। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि इस प्रकार की कृषि भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में, भारत का जो पूर्वोत्तर प्रदेश हो गया जैसे असम हो गया है ना, उसके बाद आप मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो ये सारे जो प्रदेश है, साथ में हमारा जो झारखंड का छोटा नागपुर के पठारी भाग में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया जाता है। तो ये जो कर्तन दहन प्रणाली की जो खेती है वो कहाँ पे, तो भारत का जो पूर्वोत्तर प्रदेश जितने भी असम, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये सारे हो गए। और जो झारखंड का छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है वो, और हमारा अगर मैं प्रायद्वीप का बात करूं तो अंडमान निकोबार प्रायद्वीप में क्या है, ये जो फसल है इस तरह का उगाया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्या है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो आखिर ये जो कर्तन दहन प्रणाली जो कृषि है जिसको हम लोग हस्तांतरित कृषि भी कहते हैं, तो इसका हमारे जो अलग अलग राज्य है वहां पे अलग अलग तरह से इसके नाम जो है पुकारे जाते हैं। और कभी कभी मेरे दोस्तों याद रखना कि अगर ये हस्तांतरित कृषि ना देके जैसे कर्तन दहन कृषि बोल देता है, उसी तरह हर एक जगह में क्या करेगा, उसका अलग अलग तरीके से नाम देके उसके बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये भी जानना है। तो देख सकते हो अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारा ये जो कर्तन दहन कृषि होता है, आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि यह पूर्वोत्तर प्रदेशों में, छोटा नागपुर के पठारी भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया जाता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं आंसर का तो आप देखोगे कि जो भी हमारा पूर्वोत्तर जो राज्य है
या जो भी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, या जो भी अंडमान निकोबार राज्य है, या जो भी झारखंड और मणिपुर का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इनके नामों के बारे में मैं बात करूंगा। तो ये जो हमारा उत्तर पूर्व का जो पूरा का पूरा राज्य है, इस राज्य में ये जो कर्तन धन प्रणाली कृषि है, इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। कौन सा खेती? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इसको दीपा कहते हैं। क्या बोलते हैं? दीपा। और झारखंड में इसको क्या बोलते हैं? देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? कुरवा। और मणिपुर में क्या बोलते हैं इसको? देख सकते हो क्या है? पालुम। क्या कहते हैं इसको? पालुम। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ देगा कि पालुम जो खेती होता है वो कहाँ किया जाता है, तो क्या बोलोगे? मणिपुर में। दीपा तो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कुरवा झारखंड में, और क्या हो गया? उत्तर पूर्वी राज्य में क्या आता है? झूम खेती के नाम से जो है कर्तन धन कृषि को कहा जाता है। बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि ये रोपण कृषि पर एक टिप्पणी करने के लिए बोलता है कि रोपण कृषि क्या होता है। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इस साल पूछने वाला क्वेश्चन है। तो मैं बात करूंगा आंसर का। तो रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फॉर्मों में किया जाता है। कैसा? बड़े बड़े आकार के फॉर्मों में किया जाता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखो, अगर इसका प्रयोग बड़े बड़े फार्मों के लिए किया जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में इसका अगर उत्पादन चाहिए आपको, क्योंकि देखो अगर मान लो कि एक व्यक्ति क्या करता है, घर में मुर्गी पालता है, तो वो क्या करेगा? 1 से 2 ही मुर्गी पालेगा। तो क्या कभी हम लोग उस व्यक्ति के घर में जो मुर्गी पाला है उसको क्या बोलेंगे कि ये मुर्गी का फार्म है? नहीं बोलते हैं। लेकिन वही एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने घर में 150-200 मुर्गी पाल के बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इस आदमी का मुर्गी का क्या है? फार्म है। तो उसी तरह क्या होता है कि ये जो रोपण कृषि होता है, इसमें बड़े आकार के फॉर्मों में किया जाता है। तो अगर जब बड़े आकार के फॉर्मों में किया जाएगा तो जो भी कृषि होगा वो जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा होगा। इसमें मशीनों का प्रयोग होगा, उर्वरकों का प्रयोग होगा। तो जब बड़े फॉर्म में किया जाएगा और इन सारे चीजों का प्रयोग होगा तो इसमें क्या होगा? अधिक पूंजी लगेगा। क्योंकि घर में अगर आपके घर में 1 से 2 मुर्गियां हैं तो आप क्या करोगे? उसको खुला छोड़ देते हो और वो इधर उधर चरेगी और अपना खाना ढूंढ लेती है। लेकिन 150-200 अगर आपके पास मुर्गियां हैं या मुर्गे हैं तो फिर आप क्या करते हो? आप खाना देते हो, टाइम पे पानी देते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी बड़ी पूंजी की क्या होगी? आवश्यकता होगी। आगे देख सकते हो कि इन बगानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है कि जो भी बड़ा जो फॉर्म होगा, जो भी उसका बगान होगा, उस बगान में काम करने वाले लोग कैसे होंगे? कुशल कारीगर होंगे। कैसे होंगे? कुशल कारीगर। चौथा देख सकते हो कि रोपण कृषि की मुख्य फसलें क्या क्या होती हैं। तो रबड़ हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, कोका हो गया, गन्ना हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया। तो ये जो पूरे के पूरे फसल जो आप देख रहे हो, रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला आदि, तो ये जो पूरे के पूरे फसल है ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। और आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो रोपण कृषि के उदाहरण है, और आपको ये सारे दे देंगे ऑप्शन और क्या करना है आपको बताना होगा। ज्यादातर ये रबड़ जो है ऑप्शन में दिया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते मैंने अगला जो पॉइंट है क्या है कि रोपण कृषि कैसा एक प्रकार का व्यावसायिक महत्व का होता है। क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति उत्पादन करेगा भारी मात्रा में तो जाहिर सी बात है कि वो बेचेगा, और बेचेगा तो क्या होगा? उसको पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक महत्व के लिए भी क्या करता है? काम देता है। तो अगर कभी पूछेगा कि रोपण कृषि क्या है तो क्या बोलोगे कि ये कृषि बड़े बड़े आकार के फॉर्मों में की जाती है। दूसरा, इस कृषि में वैज्ञानिक विधि, मशीनी उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। तीसरा, इन बगानों में बड़ी संख्या में क्या होते हैं? कुशल श्रमिक काम करते हैं। और रोपण कृषि की मुख्य फसलें क्या है? रबड़, चाय, कहवा, कोका, गन्ना, नारियल आदि जो होते हैं, केला, ये सारे क्या होते हैं? मेरे रोपण कृषि के अंतर्गत होते हैं। और रोपण कृषि क्या है? एक व्यावसायिक कृषि का क्या है? महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप ऐसे बोल सकते हो। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो अभी हम लोगों ने रोपण कृषि के बारे में बात किया। तो रोपण कृषि में क्या होता है कि बड़े क्षेत्रों में ये काम किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोपण कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि हो जाएगा। क्योंकि इसमें बड़े चौड़े लंबे क्षेत्र पे क्या होता है? सारे के सारे काम की जाती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तो गहन कृषि की विशेषता बताने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गहन कृषि की विशेषता बताने के लिए बोल रहा है। या इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है कि गहन कृषि से आप क्या समझते हैं या गहन कृषि क्या है। तो भी क्या करना है आपको? सेम क्या करना है? आंसर देनी है। तो बात करेंगे अगर आंसर का, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विशेषता का बात किया या क्या है? तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो क्या है? गहन कृषि की विशेषता। पहला विशेषता क्या है दोस्तों? तो गहन कृषि में एक ही भूमि पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। गहन कृषि में क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपका ये जमीन है,
तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जब धान का सीजन आया तो धान लगा दिए पूरे क्षेत्र पे, गेहूं का आया तो गेहूं लगा दिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही भूमि है तो हम लोग इस भूमि में क्या करेंगे, एक से ज्यादा फसल का उत्पादन करेंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, गहन कृषि के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा क्या देख सकते हो कि गहन कृषि में मुख्य रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। कैसा कैसा उत्पादन, खाद्यान्नों का, यानी कि खाद्य फसलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब बात करेंगे आगे तो क्या है, गहन कृषि क्या है, पारंपरिक ढंग से की जाती है। क्योंकि अगर एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा फसल का उत्पादन करना है तो सारे के सारे जितनी भी चीजों का उपयोग करोगे कैसे होते हैं, पारंपरिक होते हैं। अगला, यह घनी आबादी वाले उन क्षेत्रों में की जाती है जहां नई भूमि उपलब्ध नहीं होते हैं। आप बात को समझेगा कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या नहीं है तो भूमि की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो जब भूमि का प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्तों, तो उन सारे क्षेत्रों में या तो हम लोग रोपण कृषि कर सकते हैं, बागानी कृषि कर सकते हैं, स्थानांतरित कृषि कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वहां पे गहन कृषि नहीं करने के लिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास भूमि जो है बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन किसी क्षेत्र में घनी आबादी है मेरे दोस्तों, तो उस क्षेत्र में जो भी हम लोग उत्पादन करेंगे, जिस तरह का भी उत्पादन करेंगे, तो छोटा सा सीमित एरिया में हमको ज्यादा मात्रा में फसलों की आवश्यकता होगी। तो क्योंकि एक क्षेत्र में अगर कोई लोग रह रहा है तो उनके लिए बहुत सारे फसलों की जरूरत होती है। तो अगर हम उतने ज्यादा फसलों की जुगाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको बहुत ज्यादा क्या होगा कि भूमि चाहिए। चूंकि जनसंख्या बहुत अधिक है तो हमारे पास भूमि नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा ही क्षेत्र में क्या करेंगे, भूमि को क्या करेंगे, भूमि में ज्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन करके क्या करेंगे, हम लोग अपने उपलब्धता को पूरा करेंगे। तो ये पूछा जाता है कि गहन कृषि जो होता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो अब क्या बोलोगे कि यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है जहां नई भूमि की उपलब्धता क्या होती नहीं होती है। बात करेंगे अगले पॉइंट में, तो गहन कृषि में प्रमुखता अगर मैं बात करूं तो किस तरह की जो मैं बोलूंगा फसल का उत्पादन होता है गहन कृषि के अंतर्गत, तो आप क्या बोलोगे, आप धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तो ये सारे जो फसल होता है वो किसके अंतर्गत उगाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, गहन कृषि किसके अंतर्गत, गहन कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों, तो गहन कृषि क्या है, गहन कृषि तथा रोपण कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये हर साल जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो गहन कृषि और रोपण कृषि में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो अगर कभी गहन कृषि के बारे में पूछेगा तो आप ये क्या करोगे, इससे आंसर दे दोगे, और रोपण कृषि के बारे में पूछेगा तो क्या करोगे, आप इससे अंतर जो है पूरा का पूरा आंसर दे दोगे। तो अगर मैं बात करूंगा आंसर पे, तो देख सकते हो क्या है, तो सबसे पहले जब भी अंतर स्पष्ट करें तो याद रखें कि इस तरह का आपका कॉलम बना लेना है, इधर एक रखना है और क्या करना है, दूसरा आपको इधर रखना है। तो उसी तरह मैंने क्या किया है, इधर देख सकते हो इधर गहन कृषि रखा है और इधर मैंने क्या रखा है, रोपण कृषि रखा है। तो सबसे पहली बात तो देख सकते हो गहन कृषि क्या है, तो इसके अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि गहन कृषि ऐसे क्षेत्र में उगाया जाता है, यह जो कृषि प्रणाली होता है ऐसे क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है जहां पे घनी आबादी है, और घनी आबादी होने के साथ साथ जहां पे कम उपजाऊ भूमि है तो वहां पे क्या करते हैं, एक समय में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपनी उपलब्धता को पूरा करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कम भूमि का उपयोग होता है। बात समझ में आ गया। लेकिन रोपण कृषि जो होता है इसमें बहुत बड़े फॉर्म पे कृषि होता है। तो जब बड़े फॉर्म पे कृषि होगा तो इसका जो भूमि का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, गहन कृषि से बहुत अधिक होता है। बात करेंगे अगला पॉइंट, तो क्या है कि गहन कृषि में एक ही भूमि पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन रोपण कृषि में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग एक टाइम में, मैं क्या बोलूंगा कि इसमें हम लोग एक टाइम में एक से दो ही फसल को क्या करेंगे, उगाते हैं। क्या करते हैं, एक से दो ही फसल को क्या करते हैं, हम लोग उगाते हैं। अब मान लो कि बहुत बड़ा एक फॉर्म है मेरा, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरा एक बहुत बड़ा फॉर्म है। अब मैंने क्या करा कि इसमें मैंने केले के पेड़ लगा दिए। तो अब जब तक सारे के सारे केले के जो पेड़ है बड़े नहीं हो जाएंगे, वो केले दे नहीं देंगे, तब तक तो मैं दूसरा चीज में उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि पूरे क्षेत्र में मेरे केले हैं। लेकिन ये जो गहन कृषि होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, और कोई भी जो खाद्यान्न होता है मेरे दोस्तों वो लगभग 6 महीने के अंतर्गत वो पक जाता है ना। तो 6 महीने में अगर पक जाएगा तो फिर अगला जो 6 महीना आएगा उसमें हम लोग दूसरा फसल का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, गहन कृषि को हम लोग उसके अंतर्गत रखते हैं। तीसरा पॉइंट देख सकते हो क्या है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट का मैं बात करूं तो क्या है कि इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। और अगर मैं बात करूं रोपण कृषि में, तो ये इस कृषि में हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया। तो इन सारे फसलों का उत्पादन करते हैं। इसमें हम लोग पारंपरिक ढंग से करते हैं, जबकि जो रोपण कृषि होता है इसमें तकनीक की क्या करती है, तकनीक की आवश्यकता होता है, तो तकनीक से क्या करते हैं, पूरा का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो दोस्तों क्या है कि भारत की 3 प्रमुख
है ना, प्रमुख कृषि ऋतुओं का क्या करना है, नाम दे। साथ ही ऋतुओं में उपजाई जाने वाली फसलों के भी नाम लिखने हैं। तो टोटल आपको 3 ऋतु के बारे में बात किया है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं फसलों के हिसाब से बात करूं कृषि ऋतु का, तो कृषि ऋतु क्या हो सकता है, देख सकते हो, एक तो रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद हो गया। तो अगर मैं बात करूं कृषि ऋतु का, तो हमारे पास 3 तरह की ऋतु पाई जाती हैं, एक रबी ऋतु, एक खरीफ ऋतु और एक जायद ऋतु। तो ये जो रबी ऋतु होता है, इसमें हम लोग क्या क्या उगाते हैं, तो गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया। तो इस तरह के जितने भी चीजें होते हैं उसका भी हम लोग क्या करते हैं, रबी ऋतु में उगाने का काम करते हैं। अब बात करेंगे खरीफ ऋतु में, तो चाय हो गया, कहवा हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया। तो ये जो सारे चीजें होते हैं हम लोग किस में उगाने का काम करते हैं, रबी ऋतु, खरीफ ऋतु में काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे ये बताएं कि ये जो रबी फसल होता है वो कब से कब उगाया जाता, कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। खरीफ फसल जो है वो कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, आप क्या करें मुझे आंसर दे। लेकिन अगर मैं बात करूं जायद फसल का, तो ये जो रबी और खरीफ के बीच में जो पूरा का पूरा जो एक गैप डिस्टेंस बचता है, इस गैप डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जायद फसल को लगाने का काम करते हैं। और जायद फसल का उदाहरण क्या देख सकते हो, सब्जी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये सारे क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि भारत के 3 प्रमुख रबी फसलों के नाम लिखने हैं। तो भारत के 3 जो रबी फसलों क्या है, गेहूं, जौ और चना। क्या है, गेहूं, जौ और चना, इसका क्या है, प्रमुख फसल है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से कौन सी रबड़ फसल है। और रबड़ फसल में आपको पता होगा इनमें सॉरी क्या है, इनमें से कौन सा रबी फसल है, क्या है, रबी फसल है। तो रबी फसल इसमें क्या है, चना है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल यानी कि जो फल देता है। तो देखो दालें हो गए, मोटा अनाज हो गया, ज्वार हो गया, तिल हो गया। तो ये सारी चीज़ों में लगभग आपको फल देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन दाल जो होता है ये क्या है, पूरे के पूरे फलीदार पौधे होते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन है, खरीफ फसल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं खरीफ फसल का, तो भाई देखो चावल भी क्या है, एक खरीफ फसल है, मक्का भी है, कपास भी है। लेकिन गेहूं जो है वो खरीफ फसल क्या है, आपका नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो क्या है देख सकते हो, ये भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। देखिए नकदी फसल का मतलब क्या होता है कि आपने जितना पूंजी लगाया, जब आप उसको बेचोगे तो उतना फसल जो है, पैसा जो आपको मिल जाएगा, उसको क्या बोलेगा, नकदी फसल। तो भारत में 3 नकदी फसल का नाम क्या है, तो गन्ना, तंबाकू और रबड़। क्या ये सारे के सारे क्या है, नकदी फसल है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादक राज्यों का क्या करें, वर्णन करें। और यहां से मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा लगभग आपके वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको या तो गेहूं का, या तो चावल का, या तो गन्ना का, या तो रबड़ का, है ना, ये जो पूरे के पूरे फसल का जो भी मैंने आपका नाम लिया, इन सारे फसलों के बारे में, और चाय का, तो इन सारे फसलों का जो है आपका क्वेश्चन जो हर साल आता है कि इनके भौगोलिक उत्पादन क्षेत्रों की व्याख्या करें। इस तरह का क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो क्या गेहूं के बारे में बात किया है। तो गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा का बात करें, इसमें तापमान जो है वो गेहूं के लिए शीतोष्ण कटिबंध फसल होना चाहिए। कैसा, शीतोष्ण कटिबंध फसल होना चाहिए। और इसके लिए तापमान कितनी होनी चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, तापमान होना आवश्यक होता है। बात करेंगे वर्षा का, तो इसमें लगभग 40 से 75 सेंटीमीटर की क्या होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है, गेहूं की खेती में सिंचाई का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आवश्यकता कर सकते हैं। मान लो कि अगर वर्षा नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कृषि सिंचाई करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फसल को उगा सकते हैं। अगर बात करें मिट्टी के बारे में, तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना क्या है, आवश्यक है। दोमट मिट्टी का क्या होना चाहिए, आवश्यक है। और मिट्टी में क्या होना चाहिए, पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम होना चाहिए, क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो जरूरी होता है। क्या क्या, नमी और ठंड होना चाहिए। बात करेंगे आगे, तो अन्य क्या क्या होना चाहिए, अन्य में तो गेहूं की फसल के पकते समय क्या होना चाहिए, देख सकते हो बादल रहित क्या होना चाहिए, आकाश होना चाहिए, यानी कि आपका जो है बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए। अगला देख सकते हो क्या है कि गेहूं उत्पादक राज्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है एक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि भारत में चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो अगर मैं बात करूं चावल की खेती का, तो चावल की खेती के लिए अनुकूल जो परिस्थिति है, सबसे पहले क्या होता है, तापमान। और अगर मैं बात करूं तापमान का, तो ये जो चावल की खेती है जिसको हम लोग धान की बोलते हैं, तो धान के पौधों के लिए 27 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। अगर ये होगा तो भी क्या होगा, फसल अच्छे से होगा। अगर मैं बात करूं वर्षा का,
तो ये जो पौधे हैं इसको विकास करने के लिए करीब 100 डिग्री सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और धान की खेती में करीब मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए देख सकते हो, तो 10.25 सेंटीमीटर पानी क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए, हमेशा भरा होना चाहिए। और वर्षा के दिन चाहिए तो 100 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं मिट्टी का, तो चिकनी एवं दोमट मिट्टी होनी चाहिए, तभी चावल की खेती में क्या होता है, अच्छा माना जाता है। और इसी प्रकार की मिट्टी में क्या होता है कि पानी का ठहराव बना होना चाहिए, पानी जो है वो हमेशा रहना चाहिए, तभी जो है धान का खेती अच्छे से होगा। बात करेंगे आगे, तो चावल की खेती हेतु पौधे तैयार करना है ना, देख सकते हो क्या है, उखाड़ना, रोपना व पानी में डूबे पौधों क्या है, डूबे खेतों तक पहुंचने का कार्य मजदूरों की सहायता से किया जाता है। अतः चावल की खेती ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां सस्ती दरों में क्या होना चाहिए, मजदूर उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मान लो कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक खेत में हम लोग क्या करते हैं, बीहन जो धान जो होता है उसको बोते हैं, और बोने के बाद जब ये बड़ा होता है उसको उखाड़ते हैं और फिर दूसरे खेतों में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या होता है, बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि खेत जो होता है कभी कभी दूर में होता है, कभी कभी सामने होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसे क्षेत्र होना चाहिए जहां पे आपके मजदूर जो होना चाहिए वो सस्ते से उपलब्ध हो, तभी आप क्या कर सकते हो, इस क्षेत्र में इस तरह की चीजों या क्रियाकलाप जो है कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत में 2 प्रमुख खाद्य फसलों तथा उनके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखने हैं। देखिए फसल 2 तरह के होते हैं, खाद्य फसल और एक क्या होते हैं, अखाद्य फसल। खाद्य फसल जिसको मतलब लोग खा सकते हैं, और अखाद्य फसल जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो खाद्य फसल में एक पेय फसल भी आता है जिसको केवल पी सकते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो चावल और गेहूं क्या होते हैं, भारत के 2 प्रमुख खाद्य फसल है जो ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। अगर मैं बात करूं चावल के प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो क्या है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और गेहूं में क्या आता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये आपको क्या करना है, याद रखना। ये क्वेश्चन जो हर साल आपके पूछे जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्या है कि भारत की 2 प्रमुख पेय फसलें कौन सी है, और प्रत्येक पेय फसलों के उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो भारत में 2 तरह के पेय फसलों का उत्पादन किया जाता है, एक तो चाय और दूसरा क्या, कहवा यानी कॉफी। तो ये 2 तरह के जो है पेय फसलों का क्या किया जाता है, हमारे यहाँ उत्पादन किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे महुआ, तो महुआ पेय फसल में नहीं आता है, वो तो आपको पता है कि फलीदार पौधे के अंतर्गत आता है। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, देख सकते हो असम हो गया, असम। और कहवा का उत्पादक राज्य का बात करें तो कर्नाटक। तो कॉफी का उत्पादन कहां से, कर्नाटक में, और चाय का कहां होता है, असम में। आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न हमारा क्या है कि चाय उत्पादक 2 राज्य के नाम लिखने हैं। तो एक तो हो गया असम और दूसरा क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों में क्या होता है, चाय का उत्पादन आपका होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चाय उत्पादन में भारत का अगर मैं बात करूं तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो भारत में चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादक राज्यों के क्या करना है, वर्णन करना है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो इसका आंसर हम लोगों ने मॉडल सेट पे ले लिया है, तो आप क्या करें, वहां जाके जरूर देख लें। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, और इसका भी जो आंसर है हम लोगों ने मॉडल सेट पे ले लिया है। तो आप क्या करें, वहां पे भी जाके देख ले, ताकि आपको सहूलियत होगा, आपको समझने में आसानी होगा, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो भारत की 2 प्रमुख रेशेदार क्या है, रेशेदार फसल कौन सी है, और प्रत्येक फसल के उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। अथवा क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि रेशेदार फसल में क्या आता है, जूट आता है, आपको पता होगा। तो भारत के 2 प्रमुख जूट उत्पादक राज्य का क्या करना है, आपको नाम बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो जूट और जो रेशम होता है वो भारत के 2 प्रमुख क्या है, रेशेदार फसल है, जिससे रेशा यानी कि प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं इनके उत्पादक क्षेत्र का, तो जो जूट होता है वो आपको पता होगा कि जो जूट होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में उत्पादन किया जाता है, और जो रेशे होते हैं उसका उत्पादन ज्यादातर कर्नाटक में होता है। कहां पे होता है, कर्नाटक में होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गन्ना कहां उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सर्वाधिक गन्ना जो है उत्पादन होता है हमारे भारत में। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो क्या है कि भारत में 2 बड़े चीनी उत्पादक राज्यों के क्या करने नाम बताना है, जिसमें चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है भारत में। तो एक तो हो गया गन्ना मैंने उत्तर प्रदेश, और दूसरा क्या होगा, महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि जहां पे गन्ना का उत्पादन ज्यादा होगा वहीं पे क्या होगा, चीनी का उत्पादन ज्यादा होगा। इस तरह से इसका आंसर जो आप दे सकते हो। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि उन राज्यों के नाम लिखिए जहां हरित क्रांति हुई। तो हरित क्रांति देख सकते हो क्या है कि पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ था, हरित क्रांति हुआ था। और हरित क्रांति से भी आपका क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, तो हरित क्रांति को भी क्या करें, आप पढ़ ले, उसको क्या करें, अच्छे से समझ ले। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि रबड़ उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखना है। रबड़ उत्पादक में केरल और तमिलनाडु जो है राज्य क्या है, बहुत फेमस है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और वो क्या है कि
कि निम्नलिखित फसलों की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों तथा प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुल मिला के यहाँ पे 8 तरह के फसल है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो चावल। तो ये चावल जो है फसल का नाम क्या है, चावल। और ये किस प्रकार का फसल है मेरे दोस्तों, तो क्या है, खरीफ फसल है। तापमान का मैं बात करूं तो इसके लिए जो मिट्टी का जो तापमान होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और मिट्टी कैसा होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। और वर्षा की मैं बात करूं तो 100 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। उत्पादक राज्य आप देख सकते हो क्या क्या है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और हरियाणा क्या है, इसका क्षेत्र है। बात करेंगे आगे तो देख सकते हो गेहूं क्या है आपका, एक तरह का रबी फसल है। क्या है आपका, एक तरह का रबी फसल है। और इसके उत्पादन में 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक क्या चाहिए, तापमान चाहिए। और वर्षा देख सकते हो कितना होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए। और ये रहा इसके उत्पादक राज्य। और राज्य क्या है, देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या है, बिहार जो है इसका उत्पादक राज्य है। बात करेंगे अगला फसल का, तो क्या है, मक्का। और मक्का किस तरह का फसल है, खरीफ फसल है। और इसके उत्पादन में कितना तापमान होना चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, तापमान। और मिट्टी का प्रकार क्या होना चाहिए, तो उथली क्या है, उथली काली मिट्टी। क्या, उथली काली मिट्टी जो है आपका होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वार्षिक वर्षा का तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, वार्षिक वर्षा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं राज्यों का तो राज्यों में क्या क्या आ जाएगा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है इसके जो है राज्य हो जाएंगे। बात करेंगे आगे तो देख सकते हो अगला क्या है, चाय। चाय क्या एक तरह का रोपण, क्या है, रोपण आपको मैं बता दूं कि एक तरह का क्या है, रोपण कृषि है, क्योंकि बहुत बड़े फार्म में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए तापमान जो होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। और मिट्टी में क्या होना चाहिए, ह्यूमस तथा जीवाश्म युक्त क्या होना चाहिए, ढालू भूमि होनी चाहिए, ताकि पानी की जो बूंदे वो जमा ना हो, क्या हो, पानी की बूंदी बह जाए, इस तरह की भूमि होनी चाहिए। और इसमें अगर मैं बात करूं कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं राज्यों का तो राज्य में क्या क्या है, देख सकते हो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जो है इसका उत्पादक राज्य है। बात करेंगे अगले पे तो देख सकते हो क्या है, कॉफी। और कॉफी एक प्रकार का क्या है, रोपण फसल है। और इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का क्या चाहिए, तापमान चाहिए। भूमि का मैं बात करूं तो ढलवा भूमि की आवश्यकता होनी चाहिए। और वर्षा कितना होना चाहिए, तो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं राज्यों का तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु जो है इसके उत्पादक राज्य हो जाते हैं। बात करेंगे अगला तो देख सकते हो अगला क्या है, कपास। और कपास कैसा फसल है, खरीफ फसल है। और इसके लिए कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। और मिट्टी का मैं प्रकार का बात करूं तो काली मिट्टी होनी चाहिए। और देख सकते हो वर्षा कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर। और उत्पादक राज्य आप देख सकते हो क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा जो है इसके उत्पादक राज्य है। बात करेंगे अगला देख सकते हो क्या, गन्ना क्या है, रोपण कृषि, क्योंकि बड़े फॉर्म में किया जाता है। और देख सकते हो अगर मैं बात करूं इसके लिए तापमान कितनी होनी चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं वार्षिक वर्षा का तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, वार्षिक वर्षा होना चाहिए। और मिट्टी का प्रकार का बात करूं तो जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं क्षेत्रों का तो क्षेत्र में क्या आएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो होगा इसका पूरा का पूरा क्षेत्र होगा। बात करेंगे अंतिम फसल पे तो देख सकते हो फसल हमारा क्या है, अंतिम फसल वो क्या है, रबड़। और रबड़ किस तरह का फसल है, तो एक तरह का रोपण फसल है, क्योंकि रोपण प्रणाली के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। अगर मैं बात करूं तापमान का तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। और मिट्टी का प्रकार का बात करूं तो ह्यूमस एवं जीवाश्म युक्त क्या होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं वर्षा का तो 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्र का तो क्या है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय जो है इसका क्षेत्र है जहां पे इसका उत्पादन किया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे तो देख सकते हो प्रश्न हमारा क्या है मेरे दोस्तों, कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। और ये क्या है, VBI क्वेश्चन है, इस साल आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो आंसर क्या है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता, पहला क्या है कि भारत में कृषि के अंतर्गत खाद्यान्नों का उत्पादन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, आपको पता होगा। और दूसरा क्या देख सकते हो, कृषि में पशुओं की भूमिका हमारे यहाँ क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में प्राय जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और जो भी हल चलाने का बात हो या जो भी कुछ चीजें होती, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैलों के द्वारा, जानवरों के द्वारा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो भारत में जो कृषि जो है वो पशुओं पर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। अगला देख सकते हो क्या है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करता है, हमारे क्या है, मानसून भूमि है, तो हम लोग पूरा का पूरा मानसून पे डिपेंड करते हैं। और मानसून पे आधारित क्या होता है, सारी की फसल जो है तो उगाई जाती है।
अनेक फसलों का उत्पादन विस्तृत क्षेत्र में भी होता है, और ऐसे भी होता है जिसका जो हम लोग बहुत बड़े क्षेत्र में करते हैं। जैसे रोपण कृषि के अंतर्गत देखे हम लोगों ने, चाय हो गया, रबड़ हो गया, कॉफी हो गया, कहवा हो गया। तो ऐसे जो उत्पादन जो होता है बड़े क्षेत्र में करते हैं। जोतों का आकार क्या होता है, काफी छोटा होता है। जोतों का आकार यानी कि जो भी छोटे छोटे भूमि होते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और हमारे क्या है, उत्पादकता कम है, यानी कि हम लोग उत्पादन करने वाले व्यक्ति क्या है, कम है। और अगला क्या है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है। तो हमारा जो ज्यादातर जो पूरा का पूरा जो मैं बोलूंगा इनकम है वो कृषि से ही आता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो दोस्तों प्रश्न क्या है, प्रश्न है हमारा कि भारतीय कृषि की समस्याओं का व्याख्या करें। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, एक विशेषता और एक समस्या, है दोनों ही आते हैं। अगर विशेषता आया है अगले साल तो इस साल आपको समस्या देखने के लिए मिलेगा, और अगर इस साल समस्या आया है तो अगले साल क्या देखने के लिए मिलेगा, विशेषता देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो आंसर क्या, अगर मैं बात करूं समस्या का, तो पहला कि अधिकांश किसान गरीब है और उनके पास क्या है कि पूंजी का अभाव है। सबसे पहला क्या हो गया, पूंजी का अभाव। दूसरा क्या हो गया कि कृषि भूमि बिखरी हुई है। क्या है, कृषि भूमि कैसी है, बिखरी हुई है, तथा खेतों का आकार क्या है, छोटा है, जिसके कारण सिंचाई का मैं बात करूं या आधुनिक पद्धति की मैं बात करूं तो उसका जो रखरखाव वाली जो आदि जो पूरी की पूरी चीजें होती है वो बहुत तरह के क्या है, कठिनाई का जो होता है, और ये भी क्या एक तरह की बहुत समस्या है। बात करेंगे तीसरा, तो पर्याप्त सिंचाई की सुविधा का क्या है, अभाव है। हमारे पास सिंचाई की सुविधा का बहुत तरह का अभाव है। कृषकों को वार्षिक वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि हमारे पास सिंचाई का अभाव है। चौथा क्या देख सकते हो कि कृषि का तरीका क्या है, प्राचीन है, तथा पुराने उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि का उत्पादक क्या है, हमारे पास यहाँ कम है। ये रहा आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या हमारा कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का क्या करें, टिप्पणी करें। और इसका आंसर जो हम लोगों ने जो हमारा मैं बोलूंगा मॉडल सेट है उस पर हम लोगों ने करा है, तो आप क्या करें उसमें भी जाके आप आंसर देख सकते हो। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है आपका कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। यानी कि जो भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ है उसमें सरकार का किस तरह का भूमिका रहा है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। या अथवा में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कृषि में सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का क्या करना है, वर्णन करना है मेरे दोस्तों। या आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय का क्या करना है, सुझाव देना है। तो इन तीनों का क्या होगा, आंसर आपका सेम होगा। तो आंसर उत्तर क्या देख सकते हो कि भारतीय कृषि में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला उपाय क्या है कि सरकार किसानों को कम मूल्य पर उर्वरक हो गया, उन्नत बीज हो गया, विद्युत, जल आदि क्या की सुविधाएं क्या करती प्रदान कराती है, ताकि कृषि का क्या होना चाहिए, विस्तार और प्रसार होना चाहिए। दूसरा देख सकते हो क्या है कि किसानों की भिखारी है ना, क्या है, किसानों की भिखारी भूमि को एक स्थान पर लाने के उद्देश्य से भूमि की चकबंदी की गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिखरी है, छोड़िए मैं भिखारी मैंने पढ़ दिया। तो किसानों की जो बिखरी भूमि है, जैसे कि मान लो एक किसान है, उसका एक खेत यहाँ पे है, फिर उसका घर मान लो यहाँ पे, पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो चकबंदी के अनुसार क्या हुआ कि भाई किसान का घर सामने है, तो अगर उसको 10 किलोमीटर जाके अगर उसको क्या करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, तो वो नहीं जाएगा। तो चकबंदी के अनुसार क्या कर देगा, इसको सामने कर दिया गया ताकि किसान क्या कर सके, अपना खेती कर सके। तीसरा देख सकते हो क्या कि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक का या सहकारी बैंक का क्या किया गया, स्थापना किया गया। और सरकार द्वारा क्या किया गया, फसल बीमा का भी क्या किया गया, व्यवस्था किया गया। तो आर्थिक सुविधा देने के लिए ऋण दर कम किया गया, और ग्रामीण बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया। सहकारी बैंक यानी कि सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का मिला हुआ बैंक, उसको क्या बोलेंगे, सहकारी बैंक। तो इन सारे बैंकों के द्वारा क्या किया गया, फसल बीमा की जो है पूरा का पूरा बोला गया, ताकि अगर फसल बर्बाद हो जाएगा तो भी जो है किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा देख सकते हो क्या है कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहरों एवं तालाबों की व्यवस्था की गई। और पांचवा क्या देख सकते हो कि कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंसाधन किए गए, जैसे राष्ट्रीय बीज निगम हो गया, भारतीय खाद्य निगम हो गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हो गया, है ना, महाविद्यालय हो गया, डेयरी विकास बोर्ड हो गया, आदि जैसे संस्थाओं का क्या किया गया कि सुधार करने के लिए बहुत भूमिका निभाया गया। तो ऐसे भी बहुत सारे संस्थागत सुधार किए गए, जैसे मैं बोलूंगा अनुसंधान केंद्र, जिससे हम लोग ये जानकारी कर सकते हैं। जैसे जिस तरह डॉक्टर होता है ना हम लोग के लिए, उसी तरह क्या होता है कि इन सारी चीजों के लिए बहुत सारे जो है काम किए गए। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो दोस्तों देख सकते हो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है आपका आपके स्क्रीन पर। और प्रश्न क्या देख सकते हो कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों को क्या करना है, सूची बनाना है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो जो भी सरकार द्वारा जो संस्थागत सुधार किया गया, पहला क्या किया गया कि भूमि हदबंदी के माध्यम से बड़े जमींदारों से भूमि लेकर
भूमिहीन जो किसान होते हैं उन पे क्या क्या बांट दिया गया। तो भूमि हदबंदी के माध्यम से क्या किया गया, जो भी बड़े बड़े किसान होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा भूमि था, तो उन भूमि को लेकर जो भी छोटे छोटे किसान होते हैं उनको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, पहला काम। दूसरा क्या किया गया, तो किसानों की बिखरी भूमि को एक स्थान पर लाने के उद्देश्य से भूमि की क्या की गई, चकबंदी किया गया। तीसरा क्या है कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहरों एवं तालाबों की क्या की गई, व्यवस्था की गई। चौथा, सरकार किसानों को कम मूल्य पर उर्वरक, उन्नत बीज, विद्युत, जल आदि की सुविधाएं क्या करती है, प्रदान करती है। पांचवा, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक समिति का क्या करता है तथा अन्य बैंकों की क्या करता है, स्थापना करता है। और छठा देख सकते हो क्या है, छठा आपका क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में फसल बीमा का भी प्रावधान है कि मान लो कि मैंने फसल उगाया और फसल किसी कारण से, बारिश के कारण से, ओले गिरने के कारण से नष्ट हो गया और मैंने क्या किया था, बैंक से लोन लेके रखा था, तो फसल बीमा अगर मेरा रहेगा तो मुझे क्या होगी कि जो ऋण होगा वो माफ हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो कि किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की क्या की गई, शुरू किया गया। और आठवां क्या देख सकते हो कि फसलों के मूल्य में सहायता के लिए सरकार ने क्या किया, न्यूनतम सहायता मूल्य, क्या है, न्यूनतम सहायता मूल्य क्या क्या घोषित किया कि हर फसल का कितना रेट होगा, जिससे बिचौलियों से क्या होगा, बचा जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये VVI क्वेश्चन है कि न्यूनतम सहायता मूल्य सब क्या समझते हैं, न्यूनतम सहायता मूल्य सब क्या समझते हैं। तो देख सकते हैं आंसर क्या है कि न्यूनतम सहायता मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य, क्या सरकार द्वारा घोषित मूल्य है, जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदता है, क्या करता है, जिस मूल्य से सरकार द्वारा क्या करता है, किसान अनाज खरीदता है, किसानों से क्या करता है, अनाज खरीदता है। न्यूनतम सहायता मूल्य किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य है, सरकार द्वारा इससे किसान के हित में क्या करता है, लागू किया जाता है। क्या होता है देखिए समझिएगा कि अगर मान लो कि सरकार क्या करता है, कोई भी वस्तु खरीदना चाहता है तो क्या करेगा सरकार, अब किसान से डायरेक्ट क्या करेगा, सामान को खरीदेगा। लेकिन बीच में क्या होता था, बहुत ज्यादा बिचौलिया होते थे। तो मान लो कि कोई रेट अगर 8 रुपया में फिक्स हुआ, सरकार फिक्स किया, तो ये बोलता था कि मुझे क्या करने, 7 रुपये में मैं खरीदूंगा, तो ये उसके जगह क्या करता था, 6 रुपया में खरीदता था। तो कहीं ना कहीं जो 2 रुपया होता है इन दोनों के बीच में बढ़ जाता था, तो इससे कहीं ना कहीं ये जो न्यूनतम जो चीजें होती थी वो बंटवारा नहीं हो पाता था, और इसी के कारण क्या किया गया, न्यूनतम सहायता मूल्य घोषित किया गया, जिससे क्या हो सके, किसानों को लाभ हो सके। अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि सरकार इसमें से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है, तो आंसर क्या होगा, न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत में खाद्य सुरक्षा का विस्तार विवरण दे। और ये भी क्वेश्चन क्या है, VVI क्वेश्चन, और इससे भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो कि सभी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध तथा उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य को खाद्य सुरक्षा से नाम से जाना जाता है, यानी कि सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो और जितने भी लोग हैं सब क्या करें, भोजन को खरीद सके, और यही क्या होता है, उसका सामर्थ्य हो, इसी को क्या बोलेंगे, खाद्य सुरक्षा बोलेंगे। आगे देख सकते हो क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि खाद्य सुरक्षा के 3 पहलू हैं। खाद्य पदार्थों का उपलब्ध, पहले तो खाद्य पदार्थ होना चाहिए, खाद्य पदार्थों की सुलभता, और जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आसानी से मिल सके। और तीसरा क्या होना चाहिए कि लोगों के पास खाद्य पदार्थों को पहुंचानी होनी चाहिए, और उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो लोग समर्थ होने चाहिए। तो पूछे जाते हैं कि खाद्य सुरक्षा के 3 पहलू क्या है, तो क्या बोलोगे, पहला तो भाई खाद्य पदार्थ का उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की सुलभता तथा लोगों के पास खाद्य पदार्थों का प्राप्त करने का जो सामर्थ्य होगा, यही क्या कहलाता है, खाद्य जो है सुरक्षा के पहलू कहलाते हैं। आगे देख सकते हो क्या है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का गठन किया गया। और अगर मैं बात करूं, इसके 2 प्रमुख आधार हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, इसके अंतर्गत क्या किया सरकार ने, बफर स्टॉक का और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको आमतौर पे हम लोग अगर बात करें झारखंडिया भाषा में तो कोटा बोलते हैं। तो इस तरह के जो दोनों घटक जो है पूरा का पूरा जो है इसका विन्यास किया गया, जैसे लोगों तक क्या हो सके, जो फसल जो है वो उत्पादन से होकर सुलभता से लेके और क्या हो सके, बेचा जा सके। जैसे क्या होता है कि अगर कोई किसान फसल को उत्पादन किया तो उसको क्या करना चाहिए, बफर स्टॉक में बेचना पड़ेगा, और बफर स्टॉक क्या करेगा, उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे देगा, और वहां से जो है लोग क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम चलता है। चौथा क्या है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य कम कीमत पर खाद्यान्नों का उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, और इससे जो है निर्धन जो लोग हैं उसको क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि चावल आपको 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो मिल जाता है, गेहूं मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि निर्धन लोगों तक खाद्य को पहुंचाना। अगला क्या देख सकते हो कि भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है।
तो जो भी हमारा जो भी भारतीय खाद्य निगम है वो न्यूनतम समर्थक मूल्य से क्या करते हैं, किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। और फूड देख सकते हो क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राप्त खाद्यान्नों को भंडारित करती है। और ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो जो भी न्यूनतम मूल्य से प्राप्त जो भी खाद्यान्न उसको क्या करता है, एक जगह भंडार करता है तथा सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से क्या करता है, इसको पूरा का पूरा वितरण करने का काम करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और ये पूरा का पूरा प्रणाली करता है। इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, जो कृषि वाला चैप्टर उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। चूंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर क्वेश्चन आंसर करवाइए, तो मैंने क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा करवा दिया। अब आपका काम है वीडियो को देखना और अपने दोस्तों तक क्या करना, वीडियो को पहुंचाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है। और साथ साथ में क्या करना है, अपने दोस्तों को बोल देना है कि हमारे प्रीतम एकेडमी चैनल पे क्या होता है कि अभी एसएसटी की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग क्या करें, जाके कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।